हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और हम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो है उसका सोल्यूशन करा रहे हैं 2012 का। पिछले वीडियो में जो वीडियो पार्ट 1 था वहाँ पे हमने 1 से 10 क्वेश्चन किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कह रहा है इनमें से कौन सा प्लांट है जो कार्बन फिक्स करता है बाय क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओक ट्री, कैक्टस, ग्राम या रेड एल्गा। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। पहली बात तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से। अगर मैं बात करूं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैम भी कहते हैं, तो इट इज़ अ वाटर कंजर्विंग मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वन ऑफ 3 फोटोसिंथेटिक पाथवे इन वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट में 3 मेन टाइप के फोटोसिंथेटिक पाथवेज पाए जाते हैं, C3, C4 और कैम। कैम उनमें से एक है, ठीक। और ये जो है सी थ्री पाथवे तो बेसिक पाथवे है। C4 और जो ये क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है, ये CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है जो CO2 के लेवल को बढ़ाते हैं, जो आपका रुबिस्को एंजाइम है उसके चारों ओर। ऐसा क्यों होता है? रुबिस्को जो एंजाइम है, आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कम रहता है तो वहाँ पे वो क्या करने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, जिससे कार्बन का लॉस होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए जो C4 और कैम मैकेनिज्म है ये इवॉल्व हुई है, जिससे वो फोटो रेस्पिरेशन सप्रेस कर सके। और अगर हम देखेंगे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पोजेसिंग कैम्स आर आइदर एपिफाइट्स। ये कैम किस में पाया जाता है? मेनली एपीफाइट में से ऑर्किड्स हुए। ऑर्किड मेनली एपीफाइट होते हैं, उनमें ये आपको मिलेगा। ब्रोमेलिएसी फैमिली के कुछ मेंबर होते हैं, उनमें ये मिलता है। और सक्लेंट जीरोफाइट्स में भी ये मिलता है, जैसे कैक्टाई हो गए, कैक्टॉइड, यूफोरबियाज, मतलब यूफोरबिएसी के मेंबर जो कुछ कैक्टस लाइक होते हैं उनमें होता है। और इसका नाम की अगर मैं बात करूं, इसके नाम की, तो ये क्योंकि फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था ब्रायोफिलम में, और ब्रायोफिलम जो है मेंबर है क्रेसुलेसी का, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्रेसुलेशियन। ठीक है, फर्स्टली ये ब्रायोफिलम में क्रेसुलेसी फैमिली वाला जो है उसमें रिपोर्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म रखा गया। थोड़ा सा और मैं अगर डिटेल दे देता हूं, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म आप देखेंगे, एक्चुअली ये होता क्या है, जीरोफिटिक कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं, अगर वो दिन के टाइम स्टोमेटा खोलते हैं, तो आपको पता है स्टोमेटा जब खुलता है तो उसके साथ ट्रांसपिरेशन भी होने लगता है, जिससे वाटर लॉस होता है। और जीरी कंडीशन में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है, वाटर बचा के रखना होता है प्लांट को। इसीलिए ये जो है पाथवे जो है C4 वाला वो इवॉल्व हुआ, ठीक। यहाँ पे होता क्या है, दिन के टाइम प्लांट अपना स्टोमेटा बंद रखता है, ठीक। दिन के टाइम प्लांट क्या करता है, अपना स्टोमेटा बंद करता है, बंद रखता है, ठीक है। रात के टाइम अपना स्टोमेटा खोलता है, मतलब अगर पहले देखूं मैं रात का, तो रात के टाइम पे वो स्टोमेटा खोलता है, CO2 लेता है अंदर का, वो CO2 कन्वर्ट होता है HCO3 में, फिर वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलिक स्टेट में, ऑक्जेलिक स्टेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट को प्लांट अपने सेल के जो वैक्यूल होता है उसमें बचा के रखता है, मतलब उसके अंदर स्टोर करके रखता है। जब डे का टाइम होता है तब वो स्टोमेटा खोलता नहीं है CO2 लेने के लिए, क्योंकि दिन के टाइम पे लाइट रहता है। तो जब लाइट आता है डे के टाइम पे, तब ये मैलेट को बाहर निकालता है वैक्यूल से। मैलेट बदलता है पायरुवेट और CO2 में। अब देखिए ये CO2 जो इसने रात में स्टोमेटा खोल के CO2 अंदर कर लिया था, उसी को ये डे के टाइम पे मतलब मैलेट के रूप में कन्वर्ट करके रख लिया था। डे के टाइम अब इसको क्या करना है, स्टोमेटा नहीं खोलना है, तो वो मैलेट को कन्वर्ट करके उससे CO2 निकाल लेगा, ठीक। CO2 निकाल लेगा और उसी CO2 को क्योंकि यहाँ पे आप CO2 आपका मिल गया, सेकेंड थिंग क्या है, वाटर तो प्लांट के अंदर रहेगा ही, लाइट उसको मिल ही रही है, तब उसका फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। तो इससे क्या है, वाटर उसका बच गया। तो यही था आपका क्या, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक, कैम पाथवे हुआ ये, ठीक है। अब अगर बात करें ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन हैं आपके, यही क्वेश्चन है, ओक ट्री, कैक्टस, ग्राम एंड रेड एल्गा। तब अगर आप ऑप्शन देखते हैं, ओक ट्री जो है, एक्चुअली ओक ट्री ये कौन सा जीनस है, क्वेरकस, क्वेरकस जीनस है, ये फैगेसी फैमिली का है,
फैगेसी, नॉट फैबेसी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कैक्टस भी है। कैक्टस क्या है? कैक्टस जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और ये कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये क्रेसुलेशन एसिड जो मेटाबॉलिज्म है, ये मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये वाटर बचाने का एक पाथवे है, वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म है जो प्लांट ने इवॉल्व किया है, और कैक्टस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। तो ऑप्शन क्या होगा? यही सही होगा। लेकिन अगर हम बात करें और दोनों की, ग्राम जो आपका सिसर एरिटिनम प्लांट है वो फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ऑप्शन में आपका दिया है रेड एल्गा। तो रेड एल्गा तो एल्गी है रोडोफाइसी, उससे हमें मतलब नहीं है। जो हमें ऑप्शन चाहिए था कि जीरोफिटिक कोई प्लांट हो इनमें से, वो हमारा कैक्टस है, कैक्टेसी फैमिली का। इसीलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सेकंड सही होगा, कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट्स फर्स्ट एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ कोडॉन दिए हुए हैं, जैसे GAU, UGA, AUG और UAG। कह रहा है इनमें से कौन सा कोडॉन है जो सबसे पहला एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेट करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, तो पहली बात तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मान लीजिए ये आपका मैसेंजर आरएनए हुआ, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का आप ट्रांसलेशन होने वाला है। तो पहला जो आपका एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है वो कौन सा कोडॉन करता है? अभी मैं आपको बता दूं, AUG। ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे आपका कौन सा है, ये है AUG। थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि AUG जो है सेलेक्ट हुआ है, इवोल्यूशन में सेलेक्ट हुआ है AUG कि हाँ भाई मैसेंजर आरएनए में पहले जहाँ AUG मिलेगा वहीं हम मेथियोनिन, AUG क्या कोड करता है? मेथियोनिन, मेथियोनिन बनाता है। उसके बाद ही ये सारे वाले तीन तीन के ग्रुप में कोडॉन मतलब हो, जैसे ये AUG क्या किया, यहाँ पे मेथियोनिन आएगा, AAG वैसे एक एमिनो एसिड को वो करेगा रिकॉग्नाइज, GCC एक एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद जो कोडॉन होंगे तीन तीन में बढ़ जाते हैं और उसी पे ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे आपने ये मैं आपको दो फिगर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाले। ये कोडॉन चार्ट है आपका, आप आपने इसे बहुत अच्छे से देखा होगा। यहाँ पे एक तरफ UCAG लिखा होता है, यहाँ पे दूसरी तरफ UCAG ऊपर की तरफ, जैसे आपने पुनेट स्क्वायर बनाया होगा, देखा होगा। फिर यहाँ पे UCAG UC, मतलब क्रम वही रहता है। यहाँ पे देखिए, इस इधर का U लेंगे, इधर का U लेंगे, U हो गया। तो इस वहाँ पे इसमें आप देखेंगे सब में U है। अब यहाँ से लास्ट वाले से U आया इधर, फिर C इधर आया, ये देखिए A इधर से लिया गया, ऐसे ऐसे सारा कुछ बनाया हुआ है। और ये कोडॉन चार्ट बताता है कि कौन सा कोडॉन कौन सा एमिनो एसिड कोड करता है। कलर जो यहाँ पे बना हुआ है, आपको मैंने अभी एक पिछले लेक्चर में बताया हुआ था एमिनो एसिड के बारे में, कौन कौन से हाइड्रोफोबिक। तो ये जो येलो कलर वाले हैं यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर हैं। नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से, ये देखिए एस्पार्टेट और ग्लूटामेट रेड से। ग्रीन वाला जो है सिस्टीन कोड करता है, ब्लू वाले पॉजिटिव चार्ज के एमिनो एसिड है। तो ये तो अलग बात हुई। अब कोडॉन चार्ट जो होता है एक और इस ये भी ऐसा सर्कल वाला भी कोडॉन चार्ट आता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हुआ आपका पहला कोडॉन, कोडॉन कह रहा हूँ, पहला बेस। दूसरा बेस आपको देखना है कि इसमें से कौन, जैसे GG, अब GGG, GGA, GGC, GGU, ये सारे ग्लाइसिन कोड करते हैं, ठीक। वहीं अगर मैं इधर से देखूँ UUU ये कोड करते हैं फेनलिन, UUC ये कोड करते हैं फेनलिन। लेकिन अगर UUA की बात करें तो ये ल्यूसीन कोड करते हैं। तो ऐसे ये रीड करना है, आपको जानना चाहिए ये। तो ये एक सर्कुलर वाला हो गया, ये ऐसा रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। ये सारे कोडॉन चार्ट हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ, जैसे AUG है, AUG मेथियोनिन है, आपको पता है जब भी ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले जो आपका कोडॉन होगा यही आएगा, AUG। उसके बाद सारे, जैसे AEG क्या कोड करता है, अगर आपको इसमें से देखना होगा तो यहाँ से आप A लेंगे, यहाँ आप A लेंगे और देखेंगे AA यहाँ यहाँ पे आएगा AG कोड करता है किसका? लाइसिन का। वैसे ही अगर आपको GCC देखना है तो यहाँ नीचे G है, फिर देखेंगे G वाला कॉलम इधर आया और C इधर, ये देखिए GGC ये ग्लाइसिन कोड करता है, ठीक है। तो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो वैसे ही
जब भी ट्रांसलेशन होता है तो हमेशा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा AUG से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? AUG। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फिनोमेनन ऑफ गटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पे गटेशन किसने डिस्कवर किया उसका पूछा गया है। मैं आपको अभी ही इसका थोड़ा सा वो बता देता हूँ। गटेशन की अगर हम बात करें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। गटेशन आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। प्लांट से वाटर जो है कई टाइप में बाहर जा सकता है। जैसे एक ट्रांसपिरेशन होता है जहाँ पे वाटर जो है गैसियस फॉर्म में जाता है स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन गटेशन में लिक्विड रूप में जो है वो निकलता है, ड्रॉपलेट्स के रूप में वाटर बाहर निकलता है। गटेशन इज द एक्सक्यूडेशन मतलब बाहर निकलना ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप। जाइलम सैप मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर और मिनरल्स ही रहते हैं। On the tips of edge of leaf of some vascular plants such as grasses and a number of fungi. Fungi में भी होता है गटेशन। Gradation is a process in which there is a loss of water in the form of water droplets from the leaves and other parts of uninjured plant parts. ठीक, it was first discovered by Burgerstein in 1887। और ये सबसे पहले डिस्कवरी ही पूछा था, आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कौन से हैं, बर्जस्टीन है ये ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पता होना चाहिए कि गटेशन कौन सा प्रोसेस है। ठीक, और ये एक चीज़ और है, इट अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोटोड। ये जो गटेशन का प्रोसेस होता है ये जैसे आपका ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा से होता है, वैसे ये जो गटेशन का प्रोसेस है ये हाइडा थोड होते हैं लीफ के एंडिंग पे, उससे ये वाटर ड्रॉपलेट निकलता है, मीन गटेशन होता है। अब हम चलेंगे, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑर्गेनिज्म विथ AAAABB जीनोटाइप इज। कह रहा है ये एक किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दिया हुआ है। अब आप बताइए कि ऑटो पॉलीप्लॉइड है, एलो पॉलीप्लॉइड है, डबल पॉलीप्लॉइड है या ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सबसे पहले आप ये चार्ट याद कर लीजिए, जितना भी एनोप्लॉइडीज और यूप्लॉइडीज हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस, वो दो मेजर टाइप के हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में मतलब जब एक या दो इधर उधर होता है, कम या ज़्यादा क्रोमोसोम होता है, केवल एक, पूरा सेट नहीं, केवल एक। जैसे आपका किसी ऑर्गेनिज्म में 12 क्रोमोसोम है तो उसमें से एक 12वां क्रोमोसोम इधर उधर हो गया, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। वहीं यूप्लॉइडी जो होता है ये पूरा का पूरा सेट में चेंज होता है। जैसे कोई प्लांट मोनोप्लॉइड होगा तो x, डिप्लॉइड होगा तो 2x, पॉलीप्लॉइड होगा जैसे उसमें किसी प्लांट में अगर 6 क्रोमोसोम है, ठीक, अगर वो डबल हो गया उसका तो 12 हो जाएगा, और ट्रिप्लॉइड होगा तो 13 हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड होगा तो उसका 4 गुना, ठीक है, 24। वह एन्यूप्लॉइड में अगर आप देखेंगे ये मेनली दो टाइप का होता है, हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मतलब आपको पता है कम होना, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना। हाइपोप्लॉइडी में नंबर में जाते हैं क्रोमोसोम, मतलब एक या दो। हाइपो मतलब कम होने में भी दो टाइप का है, मोनोजोमी या नलीजोमी। मोनोजोमी का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है तो आप ध्यान रखिए, हाइपोप्लॉइडी में मोनोजोमी। जब 2n में से एक कम हो जाए तो मोनोसोमी बोलते हैं, और अगर 2n में से दो क्रोमोसोम निकल गए तो उसको नलीजोमी बोलेंगे। जब आप समझ लीजिए, क्योंकि क्रोमोसोम सेट्स में होते हैं, अगर दो क्रोमोसोम निकल जाए तो नलीजोमी बोलते हैं। वैसे हाइपर में, हाइपर का मतलब बढ़ना हुआ, ठीक। हाइपरप्लॉइडी में क्या हुआ, ट्राइसोमी कब बोलेंगे, जब जैसे 20 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम और आ गया, 21 हो गया। या टेट्राजोमी में क्या होगा, दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए, 20 क्रोमोसोम थे 22 हो गए, ठीक। तो ये जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। अब पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है या कोई ह्यूमन, किसी में भी, प्लांट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, जैसे उसका जीनोटाइप ये है AA, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मैं आपको दो टाइप का बता रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनिज्म है AA है, और यहाँ पे दो टाइप, ठीक। इसमें पॉलीप्लॉइडी होता है अगर वो अपना ही सेट डबल कर लेता है, जैसे AA था, इसने डबल कर लिया, ठीक है, अब कितना होगा, 4 हो गया, 2 से ये 4 हो गया। इसको ऑटो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, जब एक प्लांट खुद से ही अपना, मतलब दूसरे प्लांट का इन्वॉल्वमेंट ना, या दूसरे स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट ना, हाँ स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो इसको ऑटो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। वहीं अगर वही प्लांट
जब अपने जीनोटाइप में कहीं दूसरे स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज से क्रोमोसोम ले लेता है और उसका जीनोटाइप ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या डिनोट करता है कि उसी का क्रोमोसोम्स है, बी क्या डिनोट करता है कि दूसरे स्पीसीज का क्रोमोसोम है। इसको एलो, आटो का मतलब सेम, एलो का मतलब दूसरा, तो इससे आप याद रखिए। तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में आपका दिया है ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये है क्या, ए डबल ए डबल ए, ठीक है, और डबल बी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आटो और एलो दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आप चूज करेंगे, ये देखिए इन क्वेश्चन में ये है, ये पूछ रहा है क्या होगा, तो गेस कीजिए क्या होगा आंसर। यहाँ पे आटो एलो दोनों है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। तब आप क्या करेंगे, आप ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है इन अ फ्लावरिंग प्लांट विथ n इज इक्वल टू 10, मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट है, n मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना दिया है 10, कह रहा है वहां पे ट्राइजोमी हो रही है। कह रहा है इसी प्लांट का अगर ट्राइजोमिक होगा तो उसमें कितना नंबर रहेगा इसके सोमैटिक सेल्स में, सोमैटा सेल्स लिखा है, सोमैटिक सेल्स में पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। 11 होगा, 13 होगा, 21 होगा कि 30 होगा। तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं, ये क्वेश्चन आया पहली बात तो जेनेटिक्स से, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। क्वेश्चन में दिया है n इज इक्वल टू 10 हैप्लॉइड नंबर, सोमैटिक सेल उसका क्या होगा, प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो 2n उसका कितना होगा 20। और ट्राइजोमी मैंने आपको, अगर ये चार्ट देखेंगे आपको याद है ट्राइजोमी किस में आता है, ये देखिए एनयूप्लॉइडी में आता है, हाइपरप्लॉइडी के अंदर ये देखो ट्राइमोसोमी है, मतलब जब क्रोमोसोम के नंबर में, मतलब डिप्लॉयड में एक क्रोमोसोम और जुड़ जाए, इसका डिप्लॉयड कितना है 20, ये देखिए ट्राइजोमी जो होगा और रिजल्ट किस में होगा 2n+1 का मतलब होता है ट्राइजोमी, 2n इसका कितना है 20, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है ट्राइजोमी में तो कितना हो जाएगा 21, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड। होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, आप ज़रूर रखिए, ज़रूर इसको याद कीजिए, बहुत पॉलीप्लॉइडी पे सारे क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं, ठीक। दोनों टाइप के यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिया गया, एक एन्यूप्लॉइडी से भी एग्जांपल ये था, आपने देखा ट्राइजोमी का, ऐसे मोनोसोमी का भी कई बार पूछा जाता है, पॉलीप्लॉइडी से भी ऐसे एलो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, कह रहा है डीएनए स्ट्रक्चर से इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है टोटल प्यूरिन्स आर इक्वल टू टोटल पिरिमिडीन्स, two strands are polymers of nucleosides, two strands are anti-parallel, all the above three statements are true। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से। ये क्वेश्चन आया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। अगर प्यूरिन्स की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता है प्यूरिन क्या होता है, 2 प्यूरिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से शो किया जाता है, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पिरिमिडीन्स की अगर हम बात करें तो 3 पिरिमिडीन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को यू से, थाइमिन को टी से। और आप हमेशा से जानते हैं कि ए जो बाइंड करता है वो टी से बाइंड करता है, ठीक है, या टी के जगह पे यू आप कह सकते हैं, पर यू जो होता है, मतलब यूरेसिल जो होता है हमेशा आरएनए में होता है, थाइमिन हमेशा डीएनए में होता है। तो अगर ए कहीं पे है तो वो हमेशा बाइंड करेगा टी से, और जी कहीं पे है वो सी से बाइंड करेगा। ए और जी क्या है, प्यूरिन्स है, और सी और टी क्या है, पिरिमिडीन्स है। मतलब ए हमेशा बाइंड करेगा टी से, मतलब प्यूरिन, ए जो प्यूरिन है वो बाइंड करेगा हमेशा टी जो पिरिमिडीन है, और ग्वानिन जो प्यूरिन है वो बाइंड करेगा पिरिमिडीन किससे, साइटोसिन से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये जैसे हो गया, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, जी हमेशा सी से जुड़ता है, टी हमेशा ए से जुड़ता है, जी हमेशा सी से टी। तो ये कोई भी आपको डीएनए आपको मिलेगा ऐसे ही से उसमें बॉन्डिंग हुई रहती है, ठीक। तो चलते हैं एक एक में आपको चीज। टोटल प्यूरिन्स आर इक्वल टू टोटल पिरिमिडीन्स, क्या टोटल प्यूरिन जो होते हैं इक्वल होते हैं टोटल पिरिमिडीन्स का, तो इसका आंसर है हाँ। क्योंकि अगर आप ये है, अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जितना सी है, जितना ए है,
उसके अपोजिट में उसका वो जुड़ा रहेगा। जैसे प्यूरिन मैंने आपको बोला कि जैसे ए हमेशा टी से जुड़ा रहता है और जी हमेशा सी से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन क्या है, टोटल प्यूरिन्स आर इक्वल टू टोटल पिरिमिडिन। ये सही है कि जितना जो है प्यूरिन रहेगा उतना ही पिरिमिडिन रहेगा, क्योंकि ए तो भाई हमेशा किससे जुड़ेगा, टी से जुड़ेगा। ए प्यूरिन है तो जितना ए रहेगा उतना टी रहेगा, जितना जी रहेगा उतना सी भी रहेगा। तो दोनों का प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक। दूसरा अगर ऑप्शन देखते हैं, टू स्ट्रैंड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो न्यूक्लियोसाइड के पॉलीमर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक। और न्यूक्लियोटाइड के की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फॉस्फेट, शुगर और बेस। न्यूक्लियोसाइड क्वेश्चन में दिया क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड। टू स्ट्रैंड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं जब शुगर और केवल बेस ही रहता है। लेकिन जो डीएनए है वो मिलके किससे बना हुआ होता है? फॉस्फेट शुगर बेस से। और फॉस्फेट शुगर बेस मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। टू स्ट्रैंड्स आर पॉलीमर्स ऑफ नॉट न्यूक्लियोसाइड, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था और यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड में जाते हैं, अगर टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, क्योंकि मैंने बताया है जब क्वेश्चन पेपर आप ओल्ड सॉल्व कीजिए किसी भी ऑप्शन को छोड़िए ही मत। ठीक है, अगर आप ऑप्शन छोड़ते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जितना आप अभी करे रहेंगे आपको आगे बहुत फायदा होगा। ठीक है, दो स्ट्रैंड कह रहा है वो होता है कि नहीं होता एंटी पैरेलल? तो हाँ, जब आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये अगर 5 प्राइम से स्टार्ट है एंड 3 प्राइम में, तो जो उसका दूसरा वाला होगा वो 3 प्राइम से स्टार्ट होगा और 5 प्राइम पे एंड होगा। इसी को एंटी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल कब होता है? जब दोनों स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होते हैं और 3 प्राइम पे एंड होते हैं, तब तो दोनों स्ट्रैंड पैरेलल है। लेकिन डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक्चुअली एंटी पैरेलल होता है। एक का डायरेक्शन इधर रहता है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि दो स्ट्रैंड्स आर जो है टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। तो ऑल द अबोव 3 स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा कि दिस इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इफ एडेनिन कंटेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन इट? देखिए सेम फार्मूला वही है, मैंने आपको बताया ए जो है टी से हमेशा जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है। तो मैं आपका इसको जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर आप देखेंगे, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी से आया हुआ ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था ए जितना रहेगा उतना टी रहेगा, क्योंकि अगर आप इस पिक्चर से आप समझें तो इसे ए है, ये मान लीजिए डीएनए का मैंने कोई टुकड़ा निकाला है, तो यहाँ पे अगर 2 ए है तो वो हमेशा टी से जुड़ेगा और जितना सी है वो हमेशा सी से जुड़ेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू टी और यू, कहीं कहीं यू मान लीजिए हुआ तो, लेकिन छोड़ दीजिए यू को, और जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है वो आपका 20% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पे एडेनिन कंटेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20%, पूछ रहा है साइटोसिन का कितना होगा। ठीक है, ए अगर कह रहा है 20%, तब क्या होगा, टी इज इक्वल टू 20% ना। ये तो भाई अपने आप हो गया, क्योंकि ए अगर मान लीजिए 20% है तो टी भी तो 20% होगा, क्योंकि ए टी से ही जुड़ता है डीएनए में। जितना ए का अमाउंट रहेगा उतना टी का रहेगा, और टोटल अगर आप जोड़ेंगे ए और टी मिला के 40% हो जाएंगे। अब कोई भी चीज़ भाई कितना रहता है, 100% ना। 100% में से 40% यही हुआ, तो बाकी जो बचे जी और सी वो होंगे 60। ये देखिए, देन 100% में से आप 40% निकाल दीजिए जो ए टी का था, अब बचा 60%, वो आपका क्या है, जी प्लस सी। अब आपको ये भी पता है कि जी का अमाउंट सी के अमाउंट से बराबर रहता है, क्योंकि जी जुड़ता है सी से ही। तो वी नो जी इज इक्वल टू सी, देन 60% है टोटल जी सी का, आपको पता है जी सी के बराबर रहता है। ठीक, तो इस 60% में हाफ कंट्रीब्यूशन जी का रहेगा, हाफ कंट्रीब्यूशन सी का रहेगा। तो दोनों 30% आ गए। अब आपने इनडायरेक्टली क्या निकाल लिया कि अगर ए का इसने दे दिया 20% है, तो साइटोसिन का कितना परसेंट रहेगा, दूसरा 30%। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी निकाला। ठीक, तो ये भी ऑप्शन काफ़ी वो इजी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है
F2, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जेनेटिक से आया हुआ है। F2 phenotypic ratio for a dihybrid cross for quantitative trait। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या F1 जनरेशन F2 जनरेशन देखा होगा। फिनोटिपिक रेशियो आपको पता है, जीनोटिपिक रेशियो आपको पता है, मोनोहाइब्रिड का डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, F2 जनरेशन चल रहा है, ध्यान में रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, F2 जनरेशन चल रहा है। कह रहा है क्वांटिटेटिव ट्रेट का रेशियो कितना रहेगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप मेंडल का देखते हैं वो क्वालिटेटिव ट्रेट थे, पॉड का शेप, फ्लावर कलर, ये सब क्वालिटी कैरेक्टर हैं, ठीक है, क्वालिटी आप बता रहे हैं कि इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है। क्वांटिटेटिव मतलब मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊं, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोस्ट ऑफ द phenotypic traits commonly used in introductory genetics are qualitative, मतलब बता रहा है जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है, phenotypic ट्रेट्स जो है वो क्वालिटेटिव होते हैं, जो मैंने आपको बोला, पॉट शेप एक्सेट्रा, मीनिंग दैट द phenotypic phenotype exists in only two possible और few more types, अल्टरनेटिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे फ्लावर कलर आपने देखा था पी में, एक वाइट वाला था, एक रेड वाला था, ठीक, तो दो ही टाइप का था। सच एज आइदर पर्पल, हाँ पर्पल था, वो पर्पल और वाइट फ्लावर्स और रेड और वाइट आईज, तो ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, ये मेनली दो में रहते हैं। दीज क्वालिटेटिव ट्रेट्स आर देयर फोर सेट टू एग्जिबिट डिस्क्रीट वेरिएशन, और इसमें डिस्क्रीट मतलब क्लियर कट वेरिएशन होता है, ठीक, कि एक पर्पल है तो दूसरा वाइट है, ठीक। ऑन द अदर हैंड मेनी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ट्रेट्स एग्जिबिट कंटिन्यूअस वेरिएशन, कह रहा है, और अदर हैंड पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक। दीज एग्जिबिट अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फिनोटिपिक, और आपको रेंज ऑफ फिनोटाइप्स मिलता है, केवल दो फिनोटाइप आपको नहीं मिलता कि एक या तो पर्पल वाले या तो वाइट वाले, वहाँ पे रेंज मिलता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वाले में, दैट आर यूजली मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, और उनको क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंस हुआ, बॉडी मास हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एंड यील्ड, वाटर यूज, विटामिन कंटेंट इन क्रॉप, ये सब क्वांटिटेटिव ट्रेट हैं। ट्रेट्स विथ कंटिन्यूअस वेरिएशन आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, और ये कंटिन्यूएशन जो वेरिएशन वाले ट्रेट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सिंपल मेंडेलियन सेग्रीगेशन जो आपका होता है F1 में 3:1 या F2 में 9:3:3:1, यहाँ पे क्वालिटेटिव ट्रेट्स के जैसे नहीं मिलते हैं क्वांटिटेटिव वाले में। तो ध्यान में रखिए, F2 फिनोटिपिक रेशियो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पूछ रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट का, तो वो मेंडल वाला नहीं होगा 9:3:1। इसको समझने के लिए आप ये चार्ट देखिए, जब आपने क्रॉस कराते हैं पेरेंट को, मान लीजिए ये उसका जीनोटाइप है एक पेरेंट का, ये दूसरे का, तब आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, क्या आपको जीनोटाइप मिला यहाँ पे, या जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप एक्चुअली, यहाँ पे ये देखिए डार्क ब्लू, ये उससे कम, ठीक है, लाइट ब्लू, और ये वाइट है पूरा, तो आपको तीन यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर मिले। वहीं अगर F2 जनरेशन में बात करेंगे, मतलब इनका हम फिर से जब क्रॉस कराते हैं तो ये आएगा, इतने पॉसिबल टाइप के वो हो सकते हैं, अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो कैपिटल वाले, ये देखिए डार्केस्ट ब्लू, फिर उससे लाइट, ठीक है, फिर उससे भी लाइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों जो वो हैं एलील हैं, ये कैपिटल लेटर, यहाँ पे देखिए ए कैपिटल, इसमें भी बी है, यहाँ पे ए कैपिटल, इसमें भी बी कैपिटल, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे देखिए अगर चारों के चारों कैपिटल हैं, तो मतलब जो भी चीज़ ये बना रहा है डार्केस्ट ब्लू होगा। अगर इसमें कुछ मतलब रिसेसिव होंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैपिटल रहे एक ना एक, ठीक है, तब उसमें थोड़ा सा कम डार्क ब्लू मिलेगा। और अगर ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक रेसेसिव ही हो, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में से दोनों में से एक एक रेसेसिव ही है, तो ऐसे में थोड़ा सा और आपको लाइट ब्लू मिलेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि एक तो रेसेसिव पूरी तरीके से हो और दूसरे में भी एक रेसेसिव है, तो उसमें से और एकदम हल्का आपको ब्लूइश मिलेगा, और अगर दोनों होगा तो ये पूरा वाइट मिलेगा। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन में अगर मैं आपको काउंट करने को कहूँ तो आप क्या देखेंगे, एक डार्केस्ट ब्लू है, एक वाइट है, और आपको 1 2 3 4 चार जो है आपके डार्केस्ट वाले से थोड़ा सा लाइट ब्लू मिला है। वही 1 2 3 4 5 6 ये जो है
ये कॉर्नर कॉर्नर के दोनों, और ये 4 6 जो हैं ये एक कलर के हैं, ठीक। और ये 1 2 3 4 ये जो 4 हैं ये लाइटेस्ट ब्लू हैं। तो क्या हुआ, अब अब रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये वाला आ रहा है 1:4:6:4:1, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका ये दिया है 6, देखिए ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, 2 1 है, 2 4 है, 1 6 है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 1 है, एक ये एक ये, 2 1 हो गया, कह रहा है 2 4 है, तो ये 2 2 4, और इधर वाला 2 2 4, ये एक कलर के हैं। बीच का कह रहा है 6 है, ये देखिए एक एक इधर का, ये 4 इधर, जो 6। इसीलिए क्वांटिटेटिव ट्रेट का अगर कोई पूछे आपसे F2 फिनोटाइपिक रेशियो, आप हमेशा ये लगाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नॉर्मल मेंडेलियन वाला है 9:3:2, ये भी F2 फिनोटाइपिक रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही है, पर ये क्वालिटेटिव ट्रेट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पूछ रहा है फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक के फादर कौन कौन है। तो मैं अभी ये आपको बता दूं, ये डॉज है, ठीक। डॉज ही ने न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक्स बताया था। एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसको दे दूं, ये जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है ये आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज़ किया जाता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा अगर, तो मैं आपको बता दूं, जिसपे साइंटिफिक काम ज़्यादा होते हैं उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ड्रोसोफिला का आपने नाम सुना होगा, ये प्लांट में अरबडियोप्सिस थैलियाना है। ये सब मॉडल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये इजी टू ग्रो होते हैं, मतलब ग्रो करने में आसानी होती है, ठीक है। और इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए इनको वो, और ये आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ज़्यादा जो जेनेटिक्स का काम हुआ है वो न्यूरोस्पोरा क्रासा पे हुआ है। और न्यूरोस्पोरा क्रासा का मेन फीचर है ये इजी टू ग्रो है, और इसका हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है। एक्चुअली ये एक एक्टिनोमाइसीड है, फंगस, ठीक है, वो है न्यूरोस्पोरा क्रासा। दैट मेक्स जेनेटिक एनालिसिस सिंपल सिंस रेसेसिव ट्रेट विल शो अप इन द ऑप्शन। क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो रेसेसिव ट्रेट्स दिख जाते हैं, इसलिए जेनेटिकल एनालिसिस जो होते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा पे ज़्यादा होते हैं। एनालिसिस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस इन न्यूरोस्पोरा एस्कोस्पोर्स। अगर आप आगे भी देखेंगे रिकम्बिनेशन जो होता है वो भी इसमें आसानी से दिख जाता है, क्योंकि इसके स्पोर जो होते हैं एक ऑर्डर में रहते हैं, उसी ऑर्डर से हम मतलब पता कर लेते हैं कि कैसे रिकम्बिनेशन हुआ है। और यही जो इसने पूछा था किसने इसका वो खोज किया है, मतलब काम किसने इस पे ज़्यादा किया है, ये देखिए फादर कौन है न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक्स का, तो यही है बर्नार्ड ओगिलवे डॉच। वॉज एन अमेरिकन बॉटनिस्ट एंड पाइनियर रिसर्चर ऑफ हेरिडिटी एंड फंजाई। इन्होंने इसके हेरिडिटी पे बहुत काम किया है। ही मेड द फर्स्ट स्टडीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन ब्रेड मॉल्ड न्यूरोस्पोरा, ठीक। और ये अगर आप देखेंगे न्यूरोस्पोरा क्रासा का लाइफ साइकिल है, ठीक। ये वेजिटेटिव माइसीलियम है, ए मेटिंग टाइप, और ये वेजिटेटिव माइसीलियम है, स्मॉल ए मेटिंग टाइप, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन अपना अपना करते रहते हैं, मतलब ये जो है फ्यूज़ होते हैं। ये देखिए फ्यूज़न होगा पहले, पहले इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तब उसके बाद क्या होता है 2n डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस होने के बाद एस्कस एस्कस बनता है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न होता है मियोसिस के बाद, फिर सेकंड डिवीज़न होते हैं। आप देखिए प्लेसमेंट देखिए, ये जो डिप्लॉयड सेल है फर्स्ट डिवीज़न के बाद ये देखिए एक ब्लू वाला बन गया, एक ये ऑरेंज वाला बन गया। इसके बाद जब डिवीज़न होगा तब ये, क्योंकि इसका शेप ऐसा ही रहता है, तो डिवीज़न होने के बाद हमेशा इसके साइड यही वाला रहेगा, ठीक है। ये इधर डिवाइड करेगा, ये इधर है, और ऐसे ये देखिए हाफ जो आपको ऑरेंज, तो ये ऑर्डर में डिवीज़न करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिए डॉज ने बहुत ज़्यादा काम किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपने पढ़ा होगा, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है न्यूक्लियोसोम के लिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इसका न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट किया गया था आउटडेट के द्वारा। सेकंड क्या कह रहा है, H1 हिस्टोन जो होता है वो कोड पार्टिकल वहाँ पे पाया जाता है और वो रिच होता है अर्जिनिन में। तीसरा बोल रहा है न्यू बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ अ हिस्टोन मॉलिक्यूल, न्यू बॉडी एक होता है वो बोल रहा है हिस्टोन मॉलिक्यूल का बना होता है। चौथा डीएनए अराउंड कोड पार्टिकल इज 146 बेस पेयर लॉन्ग एंड फॉर्म्स 2 कॉइल्स। कह रहा है जो कोर पार्टिकल होता है मतलब न्यूक्लियोसोम, वहाँ पे डीएनए जो होता है 146 बेस पेयर लॉन्ग होता है और 2 कॉइल लेता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सही है। एक्सप्लेनेशन दूं तो
सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, न्यूक्लियोसोम आपको टॉपिक पढ़ना था। कॉन्सेप्ट ये प्रोपेगेट किया गया था रॉजर कोनबर्ग द्वारा 1974 में। तो पहला ही ऑप्शन तो इसका गलत है। इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बारे में कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट जो किया गया था वो एक्चुअली यहाँ पे इनको नॉट ट्रू पूछा जाना था, पर इन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है, तो दूसरा दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन रिच इन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होता है आपका, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, उसमें दिया है कि 20 का फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा जाना था। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट जो किया गया था ये किया गया था किनके द्वारा, रोजर कोनबर्ग के द्वारा। और तो यही पहला ये ऑप्शन गलत था, यही ऑप्शन भी मतलब इसका सही होगा इस ऑप्शन में। और दूसरा H1 हिस्टोन इज फाउंड द कोर पार्टिकल, और आप देखेंगे ये सही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहली बात तो मैं न्यूक्लियोसोम बता देता हूँ। क्रोमोसोम आपको पता है, क्रोमोसोम जो खुलता है तो सेकेंड इसका वो होता है, मतलब पहले डीएनए से समझिए, डीएनए होता है आपका डबल हेलिक्स, वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड 2 चक्कर मार के ऐसा न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम फर्दर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, फिर वो आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप इस कोर को जूम करके देखेंगे, ये तो इसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम में होता क्या है, पहला तो ये जो देखिए डीएनए आया हुआ है, ये 2 बार इसका चक्कर लगा के जाता है, और 2 बार चक्कर लगाने में कितने बेस पेयर होते हैं, 146 बेस पेयर। तो जो चौथा ऑप्शन में दिया था 146 बेस पेयर, वो ठीक है, और 2 बार चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये चौथा स्टेटमेंट आपका था। यहाँ पे आप देखिए डीएनए अराउंड कोड पार्टिकल इज 146 बेस पेयर लॉन्ग एंड फॉर्म 2 कॉइल्स, ये ऑप्शन सही है। ठीक, और फिर देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप 8 यहाँ पे हिस्टोन के मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से, ये H2A H2B H3 H4 के ऊपर 4, उसी के कॉपी नीचे भी 4 होते हैं, तो 8। ठीक है, मतलब हर एक के 2 2 होते हैं। और ये जो लास्ट में होता है H1 हिस्टोन होता है। ठीक, H1 हिस्टोन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली बात तो क्वेश्चन पहला ही मतलब ऑप्शन गलत है। कॉन्सेप्ट जो होता है कोनबर्ग ने दिया था, तो ये ऑप्शन गलत है। H1 हिस्टोन इज फाउंड इन द कोर पार्टिकल एंड रिच इन अर्जिनिन, अगर इस पे हम देखते हैं तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है वो बेसिक एमिनो एसिड उनमें ज़्यादा होता है, जैसे लाइसिन और अर्जिनिन, विच गिव्स अ पॉजिटिव चार्ज टू देम, और ये उनको पॉजिटिव चार्ज भी देते हैं। तो ये वो भी वाला ऑप्शन सही है कि जो H1 हिस्टोन होता है वो कोर पार्टिकल में पाया जाता है, आपने देखा, और वो अर्जिनिन हिस्टिडीन दोनों में रिच होते हैं, अर्जिनिन और लाइसिन, लाइसिन। तो यहाँ पे अर्जिनिन दिया है तो वो भी रिच होते ही हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। न्यू बॉडी के बारे में आपको बताना है, न्यू बॉडी इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, ये एक बुक था ग्लॉसरी ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स क्लासिकल एंड मॉलिकुलर बाय राइगर माइकेलिस एंड ग्रीन, उसके बुक में दिया है कि न्यू बॉडी इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखेंगे क्या क्या कह रहा है, न्यू बॉडी इज फॉर्म ऑफ अ हिस्टोन मॉलिक्यूल, तो ये सही है, न्यू बॉडी जो होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम के बारे में था। कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो आप बताइए डीएनए जो होता है ये हिस्टोन प्रोटीन का ऐसा कॉइलिंग करके ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। आगे न्यूक्लियोसोम चल के एक दूसरे से ऐसे फाइबर बना के इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड मॉडल, और आगे चल के ये क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे कंडेंस जो फॉर्म आप देखते हैं, आपको बोला जाता है मियोसिस और माइटोसिस के मेटाफेज में, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है यही, उसी में ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आता है। ठीक, तो होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारे का अच्छे से ध्यान रखिए, ये सब चार्ट वगैरह आपको आते रहना चाहिए, कि बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आती रहनी चाहिए। होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके पसंदीदा चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे।
ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक हैं, आप देख सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे पार्ट 3 में इस वीडियो के जो सीरीज़ है उसके आगे। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।